हेलो दोस्तों, अभ्या एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और आज के सेशन में ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ये 30 प्रश्नों की सीरीज है। आइए देखते हैं आप लोग 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही करते हैं, और जितने प्रश्न भी आप सही करते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी सही है और कितनी गड़बड़ है। अपने आप को एक भापने का बहुत ही आसान तरीका है, और बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिस सेट की तैयारी आप सफल नहीं बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है, इसे देख सकते हैं। बैक टू बैक आप लोग को रोज़ प्रैक्टिस दी जाएगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। जो हमारा पहला प्रश्न है, रामायण में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। देख सकते हैं आप, ये पहला प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यण और यण, आयन और आयन। तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि जो उपसर्ग है वो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो प्रत्यय उपसर्ग को पकड़ने के लिए सबसे पहले ये है कि आप मूल शब्द को पकड़िए। तो इसमें मूल शब्द हमारा है राम। तो देखिए ये हमारा मूल शब्द है राम। राम में 4 ऑप्शन देखिए क्या मैच कर रहा है। तो देखिए ये अगर यहाँ पे यण रखेंगे तो राम यण हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। इसमें हलंत लगा हुआ है और इसमें हलंत नहीं लगा, यानी ड़ पूरा है, ये भी नहीं होगा। ये कट गया तो ये भी कट गया। और आयड़ दिया हुआ है तो राम आयड़, ये देखिए राम आयड़, ये कभी नहीं होगा, ये भी गलत है। अगर आप आयन लगाते हैं तो रामायण, तो यहाँ पे न ड़ का न हुआ है, यहाँ पे जो ड़ का न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ये सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संप्रदान में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। के हित में, के वास्ते, के निमित्त, उक्त सभी। तो देखिए संप्रदान में प्रयोग ये सभी किया जाता है, ये डी इसका जो राइट आंसर बनेगा। के हित में भी प्रयोग किया जाता है, के वास्ते में प्रयोग किया जाता है और के निमित्त में भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि पपीता और पावरोटी शब्द है। जो पूछ रहा है पपीता कैसा शब्द है और पावरोटी कैसा शब्द है। पुर्तगाली है कि फारसी है कि तुर्की है कि चीनी है। इसका आपको सही जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ये दोनों पुर्तगाली शब्द है। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि जी हाँ, हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयबोधक अव्यय है। इसे आप लोग पहचान रहे होंगे, ये किस प्रकार का चिन्ह है, आप लोग अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे ये। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जी हाँ, हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादिबोधक अव्यय है। यहाँ पे दे भी दिया है। तो हर्षबोधक है कि स्वीकार बोधक है कि संबोधन बोधक है कि शोक बोधक है, यही पूछ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा जी हाँ, हाँ। इससे मतलब पता चल रहा है कि स्वीकार करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं कि उसमें लिखा नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है। यहाँ पे वाच्य पूछ रहा है कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि अन्यवाच्य। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 5वां का, ये भाववाच्य। उससे लिखा नहीं जाए, ये अपनी भाव को प्रकट कर रहा है, न कि कर्तवाच्य को प्रकट, नहीं कर्म इसमें है, सिर्फ इसमें भाव है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्य काल है। इसमें संभाव्य भविष्य है कि सामान्य भविष्य है कि हेतुमत भविष्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर बनेगा, सामान्य भविष्य है। इसमें कह रहा है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा, इसमें अपनी पुस्तक पढ़ने की बात की जा रही है कि सामान्य भविष्य है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है। इसमें पर्यायवाची जोड़ा गलत पूछ रहा है, गलत। तो आपको आंसर देना है आम का रसाल होता है कि सर्प का ब्याल होता है कि रक्त का लोहित होता है कि मुर्गा का काक होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पकड़ लिए होंगे कि कौन सा इसमें सही आंसर है। जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा काक नहीं होता है, ये अंग्रेजी शब्द है काक, और सारा आंसर सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नवीन साहित्य का प्रमुख विषय होगा श्रमजीवियों के कंठ से निकला राग, मजदूरों के जीवन से बिखरा आनंद। ऑप्शन नंबर सी आम आदमी के श्रमपूर्ण जीवन और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा कि मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10वां वाला देखते हैं। 10वां क्या दिया हुआ है। जो 10वां है कि मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से और भविष्य के कलावंतों के नवीन दृष्टि प्रदान करके ए और बी दोनों अपनी भावनाओं की लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो 10वां का राइट आंसर बनेगा कि औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से, ये एकदम राइट आंसर बनेगा। 10वां का ए सही है। चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। शिक्षक श्यामपट्ट पर क्या खींचकर पाठ को रोचक बनाता है। चित्र, रेखा चित्र कि मानचित्र या उक्त सभी। जो 11वां का राइट आंसर बनेगा आप लोग सब लोग जान ही चुके होंगे कि डी, ये इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है। पूछ रहा है कि आवश्यक नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए, नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी है सही तकनीकी का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी वाद विवाद। तो जो 12वां का राइट आंसर बनेगा डी वाद विवाद, ये राइट आंसर बनेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बिंदु से वाद विवाद का होना आवश्यक नहीं है। चलिए चलते हैं 13वां क्वेश्चन। पूछ रहा है कि गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है। प्रसाद द्वारा रचित है कि निराला द्वारा रचित है कि पंत द्वारा रचित है कि प्रेमचंद्र। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे सब लोग जानते ही होंगे कि प्रेमचंद्र द्वारा ये रचित है गोदान। इनकी और प्रमुख रचना है गोदान, गबन,
रंगभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सोजे वतन। सोजे वतन ये अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी और इस पर रोक लगा दी थी। बाद में इन्हें ये रचना जो बांग्ला भाषा में इनको परिवर्तित करना पड़ा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि फल फूल में कौन सा समास है। समास पूछ रहा है कि फल फूल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो जो 14 नंबर का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये बनेगा द्वंद्व समास। फल और ये योजक चिन्ह लगा, इसका मतलब और, फल और फूल की बात कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है। दिया है कि प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है। प्र का उपयोग है कि प का उपयोग है कि प्रयाग का उपयोग है कि प्रा का उपयोग। तो सबसे पहले इसका मूल शब्द पकड़िए। ये उपसर्ग की बात कर रहा है। अभी हम आप लोगों को पीछे बताए हैं कि उपसर्ग जो है ये पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो जो इसका राइट आंसर बने, देखिए इसमें मूल शब्द क्या है, याग। इसमें अब आराम से मूल शब्द अगर पकड़ लिए तो आराम से आप आसानी के साथ पकड़ लेंगे। तो न ही प्रया होगा, न ही प्रा होगा, न ही प होगा। राइट आंसर बनेगा प्र। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां। इसमें दिया है कि कुख्यात शब्द का विलोम होगा। तो कुख्यात का प्रख्यात होगा कि विख्यात होगा कि सुख्यात होगा कि उक्त सभी होगा। तो 16 नंबर का राइट आंसर आप लोग जानते हैं कुख्यात का जो होगा विख्यात होगा। ये राइट आंसर बनेगा विख्यात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है कि मूर्धा होगा कि तालव्य होगा कि कंठ होगा कि अनुनासिक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कंठ। जिसका कंठ के माध्यम से उच्चारण कंठ करते हैं, जिसे मूर्धा से उच्चारण करते हैं उसे मूर्धा कहते हैं, जो तालु से उच्चारण उसे तालव्य कहते हैं, जो नाक और मुख से उच्चारण होते हैं ये अनुनासिक कहते हैं उसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है स, श, य, र, ल, अ, आ, ई, प, फ, ब। तो इसमें स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। तो जो 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ये बनेगा प, फ, ब। ये स्पर्श क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन है। इस प्रकार से ये राइट आंसर बनेगा, न कि श बनेगा, न कि य र बनेगा, न अ आ बनेगा। तो जो राइट आंसर बनेगा प, फ, ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत पूछ रहा है, गलत बताना है। उपचय का अपचय होता है, काला का गोरा होता है, क्रूर का क्रूरता होता है कि बर्बर का सभ्य होता है। 19वां का राइट आंसर बनेगा उपचय का अपचय होता है, ये सही है तो ये गलत हो गया। काला का गोरा ये भी सही है तो ये भी गलत हो गया। बर्बर का सभ्य ये भी सही। क्रूर का क्रूरता नहीं होता है, ये क्रूर का क्रूरता नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
20वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इनमें से कौन पंचमाक्षर में नहीं है। अंगा नहीं है, य नहीं है, ल नहीं है कि ब नहीं है। तो पंचमाक्षर ये कहते हैं कि हर वर्ग का लास्ट अक्षर वही पंचमाक्षर होता है। तो जैसे मान लीजिए जो क वर्ग में अंगा आता है, च वर्ग में य होता है, त वर्ग में ड़ आता है, लेकिन प वर्ग में न आएगा, न कि ब आएगा। तो राइट आंसर इसका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। चलिए चलते हैं। कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद करना है, ऑप्शन दिया है कि महा उत्सव होगा, कि मन उत्सव होगा, कि मह उत्सव होगा, कि महत उत्सव होगा। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, महा उत्सव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 दिया है कि तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है। गलत बताना है। बछड़ा का वत्स होगा, पक्का का पक्क होगा, सच का सत्य होगा, लाज का शर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप लोग जान ही चुके हैं। बछड़ा का वत्स सही दिया हुआ है, पक्का का पक्क सही दिया हुआ, सच्चा का सत्य सही दिया हुआ है, लेकिन लाज का शर्म नहीं होगा। इसका लाज का लज्जा होगा, शर्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर यही हुआ, ये सब गलत हो जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन हूँ, मानु, मन हूँ, जानू, जानू और ज्यों का प्रयोग अलंकार में होता है। मन पूछ ले किस अलंकार में होता है। संदेह अलंकार में होता है, कि उल्लेख में होता है, कि रूपक में होता है, कि उत्प्रेक्षा में होता है। आप लोग इसे सब लोग जानते हैं कि मन हूँ, मान हूँ, जन हूँ, जान हूँ, जानू, ज्यों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है। इसमें आपको बताना है कि सरल वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि कठिन वाक्य है। तो 24 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। इसमें सही आंसर होगा सरल वाक्य। रमेश दिल्ली जाएगा एकदम सिंपल वाक्य है, ना ही कि प्रश्नवाचक है, ना ही इसमें मिश्र है, ना ही संयुक्त है, और कठिन तो इस तरह डाल दिया आपको भड़काने के लिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं 25वां नंबर। जो 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम चिन्ह होता है, कि अर्ध विराम चिन्ह होता है, कि अल्प विराम होता है, कि त्रुटि विराम होता है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लें। प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है कि जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो, किसी व्यक्ति को जो उपाधियों का विवरण देना होता है वहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। पूर्ण विराम का, कि अर्ध विराम का, कि अल्प विराम का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 25वां का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध विराम। जहाँ किसी व्यक्ति या उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। शहरी, कि वापस, कि भंडार, कि रचयिता। इसको अशुद्ध शब्द बताना है। तो 26वां का इसमें राइट आंसर बनेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये रचयिता नहीं होगा, अशुद्ध शब्द यही है। व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, रचयिता नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं झुंड में कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक है, कि द्रव्यवाचक है, कि व्यक्तिवाचक है, कि भाववाचक है। 27 नंबर का राइट आंसर होगा समूहवाचक, झुंड। इससे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। आइए देखते हैं 28वां क्वेश्चन कौन सा है। जो हमारा 28वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा युग्म गलत है। गलत को बताना है। अरण्य रोदन करना, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, कलम तोड़ना, मारपीट करना,
छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। जो 28वां का राइट आंसर बनेगा, इसमें गलत बताना है। 28वां का राइट आंसर कलम तोड़ना। कलम तोड़ना यानी कि मारपीट करना, ये गलत बात है। और इसमें जो सारे ऑप्शन हैं ये सही दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? समाज की, मंडल की, वन की, उक्त सभी। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को सबसे पहले जानने के लिए क्रिया विशेषण या सर्वनाम में ऐसे शब्द पकड़िए, ऐसे क्रिया विशेषण इनको पकड़िए कि ये स्त्रीलिंग भी बन जाए और पुल्लिंग भी बन जाए। तो इसमें राइट आंसर बनेगा 29वां का ऑप्शन नंबर डी। देखिए, समाज बड़ा होता है न कि बड़ी होती है। मंडल भी बड़ा होता है न कि बड़ी होती है। वन भी बड़ा होता है न कि बड़ी होती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कमायनी किसकी कृति है? कमायनी पूछ रहा है, कमायनी किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन नंबर है प्रसाद की, कि निराला की, कि पंत की, कि महादेवी वर्मा के। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। प्रसाद की कृति है कमायनी। तो इस प्रकार से 30 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।